हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड 1 मार्क्स क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के। ठीक है, मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अब आपके एग्जाम में जो एमसीक्यू है एंड 1 मार्क्स क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, कितनी ज़्यादा वेटेज रखते हैं और ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया है कि एक चैप्टर के अंदर से आप एमसीक्यू भी कवर करो। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि पूरा का पूरा चैप्टर कवर करने के बाद भी बहुत सारे एमसीक्यू ऐसे होते हैं उस चैप्टर के अंदर से जिसका आंसर हम नहीं कर पाते। तो उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप उस चैप्टर के अंदर से 50 एमसीक्यू कर लो। अगर आपने 50 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर ली तो हो ही नहीं सकता कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू का या 1 मार्क्स क्वेश्चन का जिसका आप आंसर ना कर पाओ। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, एक और बात यार, अगर आपने पूरा का पूरा चैप्टर नहीं समझा तो पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वो वीडियो देख कर आओ, पूरा चैप्टर समझ के आओ। एक एक चीज़, एक एक छोटी से छोटी चीज़ भी मैंने कवर करवाई है। ओके, क्योंकि अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी, चैप्टर नहीं समझा होगा ना, तो पूरी की पूरी वीडियो को आप अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे। आप ये नहीं समझ पाओगे कि मेरे को कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन सा टॉपिक मेरा वीक रह गया। ठीक है, मेरे को इस टॉपिक में अच्छे से ध्यान देना है, ये चीज़ें आप नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले चैप्टर समझ के आओ। अगर आधा अधूरा समझा है तब भी, क्योंकि अगर आधा अधूरा समझा है तो कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, समझ रहे हो। तो पहले पूरा चैप्टर समझ के आओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके जी, एक एक चीज़ मैंने कवर करवाई है उसके अंदर। ओके, सो अब हम स्टार्ट कर देते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे एमसीक्यू वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्स इन डैश सेक्टर। जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें आपको पता ही है कि हम रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो वो कौन से सेक्टर में आता है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्जरी में या सर्विस में। तो आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स in dash quantity after processing from the raw material to more valuable product is called manufacturing। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, डैश क्वांटिटी के रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। कितनी क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, स्मॉल, लार्ज, बिग और लिमिटेड, तो इसका आंसर है लार्ज क्वांटिटी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डैश एंड इंडस्ट्री आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मतलब जो इंडस्ट्री है वो किस पे डिपेंडेंट है, और दे मूव हैंड इन हैंड। तो आपको पता है, ये बुक की एक लाइन भी है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है 3 मार्क्स में क्वेश्चन के डैश एंड इंडस्ट्री। तो पहले तो हम इसका आंसर देख लेते हैं कि गुड्स होगा, सर्विस होगा, एग्रीकल्चर होगा या फैक्ट्री होगा। तो आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री डिपेंड ऑन ईच अदर एंड दे मूव हैंड इन हैंड। ठीक है, देखो एग्रीकल्चर जो लोग होते हैं, जो फार्मर वगैरह होते हैं, वो अपनी मशीनरी के लिए इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ट्रैक्टर वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें, इरिगेशन जो सिस्टम वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, और इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे अपने मार्केट के लिए। और बहुत सारी जो इंडस्ट्री है उसके जो रॉ मटेरियल होता है वो भी एग्रीकल्चर से आता है। जैसे शुगर इंडस्ट्री, शुगर के लिए आपको गन्ना चाहिए, गन्ना खेतों में उगता है, तो वो एग्रीकल्चर से आता है। ठीक है, तो इसलिए ही एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड दे मूव हैंड इन हैंड। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फुल फॉर्म ऑफ NMCC। ठीक है, अगर आपने चैप्टर समझा होगा तो आपको पता होगा ये। ठीक है, तो ऑप्शन ए है नेशनल मैकेनिकल कंपटीशन काउंसिल, बी है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, सी है नेशनल माउंटेन कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, या डी है नेशनल मेंटेनेंस कंपटीशन काउंसिल। तो आपको पता है चैप्टर ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो इसका आंसर है बी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैनी इंडस्ट्री टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज़ ऑफ एडवांटेज ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर इज़ नोन एज। मतलब जो अर्बन सेंटर होते हैं ना, वो बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और वो अपने आप में ही एक क्या करते हैं, एडवांटेज बना लेते हैं। एक दूसरे की इंडस्ट्री पास होती है तो फ़ायदा होता है सारी की सारी इंडस्ट्री को। तो उसको हम क्या कहते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल लोकेशन, एग्लोमरेशन सेंटर या इकोनॉमिक सेंटर। तो मैं आपको बता दूं, ये जो डेफिनेशन है, ये एक डेफिनेशन लिखी हुई है एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स की। इसका मतलब है कि एक एरिया के अंदर अगर बहुत सारी इंडस्ट्री है ना, तो एक दूसरे की हेल्प करती हैं। अर्बन सेंटर में एक दो जो इंडस्ट्री लगी हुई है, जितनी भी इंडस्ट्री लगी हुई है, वो एक दूसरे की हेल्प करती है। तो ये एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, डेफिनेशन ही लिखी हुई है इसकी। ओके जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि इंडस्ट्री दैट यूज़ मिनरल्स एंड मेटल एज अ रॉ मटेरियल इज कॉल्ड। यानी जो भी इंडस्ट्री मिनरल्स और मेटल को रॉ मटेरियल के लिए यूज़ करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, है ना। ये तो पता ही होना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इंडस्ट्री दैट यूज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल इज कॉल्ड। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द मेन रोल। मेन रोल के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री आर क्लासिफाइड इनटू, यानी आपको याद होगा कि अगर चैप्टर की वीडियो देखी होगी तो मैंने क्लासिफिकेशन बताया था
ठीक है, कि जो इंडस्ट्री है किस किस ग्रुप में क्लासीफाई है। तो मेन रोल के अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्री है वो दो ग्रुप में क्लासीफाइड है। एक तो बेसिक इंडस्ट्री जिसको की इंडस्ट्री भी बोला जाता है, ठीक है, और एक है कंज्यूमर इंडस्ट्री। कंज्यूमर इंडस्ट्री में जो गुड्स बनाए जाते हैं ना वो डायरेक्टली कंज्यूमर के लिए, एंड यूज़र के लिए बनाए जाते हैं। पर बेसिक इंडस्ट्री या जिसको की इंडस्ट्री भी बोला जाता है, इसमें जो भी चीज़ें बनाई जाती है ना वो क्या होता है, एक तरह से दूसरी इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इंडस्ट्री आर क्लासिफाइड इनटू कैपिटल यानी पैसे के अकॉर्डिंग कि इसमें कितना पैसा लगा है, कितना पैसा लगाएंगे हम इस इंडस्ट्री में, उसके हिसाब से भी इंडस्ट्री को क्लासीफाई किया गया है। किन किन में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। ठीक है जी, अब आप मेरे को ये बताना कमेंट बॉक्स में, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो चैप्टर की, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हम किसको कहते हैं और लार्ज स्केल इंडस्ट्री हम किसको कहते हैं, मतलब कितनी अमाउंट है। ठीक है, जिससे ज़्यादा हम लार्ज स्केल कहेंगे और जिससे कम हम स्मॉल स्केल कहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के हिसाब से इंडस्ट्री को किस में क्लासीफाई किया गया है। तो आपको पता ही है कि ओनरशिप के हिसाब से हमने इंडस्ट्री को 4 ग्रुप में क्लासीफाई किया है। पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट के हाथों में हो, प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों में हो, जॉइंट सेक्टर जो गवर्नमेंट और जो प्राइवेट लोग दोनों रन करे, और कोऑपरेटिव्स जिसमें क्या हो कि सप्लायर्स और प्रोड्यूसर दोनों मिलके या वर्कर वगैरह मिलके ही उस इंडस्ट्री को रन करे, तो उसको कहते हैं हम कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो इसका आंसर है 4, पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट सेक्टर और अपना कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। ठीक है, ये सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि डैश इंडस्ट्री आर जॉइंटली रन बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो एक ऐसी इंडस्ट्री बताओ जो कि गवर्नमेंट भी रन करती है और इंडिविजुअल यानी प्राइवेट ओनर्स भी रन करते हैं। तो आपको पता ही है, अभी अभी बताया था मैंने, इसका आंसर है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि डैश इंडस्ट्री आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर और बोथ। मैंने अभी अभी बताया था कि जो इंडस्ट्री सप्लायर, प्रोड्यूसर और वर्कर वगैरह चलाते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। बेस्ड ऑन द बल्क एंड द वेट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड द फिनिश गुड्स इंडस्ट्री आर क्लासिफाइड इनटू, मतलब जो रॉ मटेरियल का वेट होता है ना उसके अकॉर्डिंग भी क्या है, हमने क्लासीफाई किया है इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, तो उसको कहा जाता है हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री। ठीक है, दो ग्रुप में, हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री। ठीक है, जिन भी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा भारी होता है तो उसको हम हैवी इंडस्ट्री कहते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और जिनका रॉ मटेरियल हल्का होता है जैसे कॉटन इंडस्ट्री, तो उसको हम कहते हैं लाइट इंडस्ट्री। ओके जी, आई होप ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसका एग्जाम्पल है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का। पता ही है आपको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का। ठीक है, क्योंकि कॉटन, मान लो कॉटन टेक्सटाइल है, ठीक है, तो कॉटन कहाँ पर उगता है, खेतों में उगता है। ठीक है, तो वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, क्योंकि जो कॉटन टेक्सटाइल होता है ना उसका रॉ मटेरियल खेतों से आता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं कि डैश इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज़ सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट एडेड प्रोडक्ट। तो कौन सी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर ऐसी है जो पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंट है और कंप्लीट है। तो आपको पता है इसका आंसर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी कंट्री के अंदर ऐसी है जो पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंट है। ठीक है, और पहली जो टेक्सटाइल मिल थी वो कहाँ पर लगाई गई थी, पहली जो टेक्सटाइल मिल थी या कॉटन मिल थी, मैं आपको बता दूं, वो लगाई गई थी मुंबई के अंदर। कब लगाई गई थी, ईयर अगर आपको याद है तो आप मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, ईयर बताना कि फर्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन से ईयर में लगाई गई थी इंडिया के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड रॉ गुड्स इन द वर्ल्ड, यानी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है रॉ जूट का और जूट गुड्स का। तो आपको पता है कि बांग्लादेश, हमारी पड़ोस वाली कंट्री, ठीक है, वो रॉ जूट और जूट गुड्स के मामले में वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल मेनली अलॉन्ग विद द बैंक ऑफ डैश रिवर। डैश रिवर के पास, हमारी इंडिया के अंदर भी डैश रिवर के पास जो है वेस्ट बंगाल में बहुत सारी हमें जूट मिल्स देखने के लिए मिलती है। कौन सी रिवर के पास, हुगली रिवर के पास। ठीक है, हुगली रिवर आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट जूट मिल, यानी जो हमारी फर्स्ट जूट मिल थी वो कहाँ पर सेटअप हुई थी, इंडिया के अंदर। तो आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो फर्स्ट जूट मिल थी वो पता ही है आपको कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है, तो सबसे पहले वहीं लगाई गई होगी, तो कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में कब लगाई गई थी, 1855 में। ठीक है, 1855 में लगाई गई थी। अब वो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का था ना, वो आप मेरे को बताना कि कब लगाई गई थी।
ठीक है, जो मैंने पूछा था जिसका मुंबई था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हेन नेशनल जूट पॉलिसी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट एक नेशनल जूट पॉलिसी लाई थी कि जो जूट है उसका भी प्रोडक्शन वगैरह बढ़ाया जा सके। तो ये कब की बात है, कब लेकर आई थी, 2005 में, ठीक है, 2005 में लेकर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शुगर इंडस्ट्री सीजनल इन नेचर। जो शुगर इंडस्ट्री होती है वो सीजनल होती है, तो आइडली सूटेड फॉर, इसलिए वो आइडली सूटेड किस इंडस्ट्री के लिए सूटेड है वो, इन दिस इंडस्ट्री सप्लायर एंड प्रोड्यूसर वर्क टुगेदर। ये तो पहले ही आंसर लिखा हुआ है एक तरह से। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें जो सप्लायर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, वो इंडस्ट्री को चलाते हैं, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, है ना। बड़ा सिंपल था ये तो, क्योंकि पहले हमें, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन के आंसर ही आंसर लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव इंडस्ट्री ऐसी होती है जो सप्लायर और प्रोड्यूसर दोनों मिलकर चलाते हैं। मेरे को शुगर इंडस्ट्री के बारे में देखने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर मेरे को पता हो कि जो सप्लायर है, प्रोड्यूसर है, वो इंडस्ट्री कौन सी होती है जो दोनों रन करते हैं, तो वो अपनी कोऑपरेटिव इंडस्ट्री होती है, ठीक है। डैश इंडस्ट्रीज बेसिक इंडस्ट्री, तो किस इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, आयरन ओर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी मैं बोल रहा हूँ कि आयरन ओर, कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशो ऑफ डैश एंड सम क्वांटिटी ऑफ मैग्नीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। मतलब स्टील को हार्ड करने के लिए जो आयरन ओर है, कोकिंग कोल है, लाइमस्टोन है, वो कितने रेशो में लिया जाता है, तो मैं आपको बता दूं 4:2:1 में, ठीक है, 4:2:1 में लिया जाता है इन तीनों चीज़ों को, तभी स्टील को हार्ड किया जाता है। ओके जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ सेल। सेल आपको पता होना चाहिए, सेल की फुल फॉर्म आ जाती है कभी कभार एग्जाम में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बड़ा सिंपल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये प्राइवेट ओन नहीं है, ये गवर्नमेंट ओन है, यानी जो सेल है वो गवर्नमेंट इंडस्ट्री है, पब्लिक इंडस्ट्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम इट्स ओर बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग हीटिंग एंड मेल्टिंग, तो इसको क्या कहा जाता है, स्मेल्टिंग, ठीक है। बड़ा सिंपल था, हीटिंग और मेल्टिंग से किसी भी ओर के अंदर से, ओर का मतलब आपको पता है ना, ओर का मतलब होता है कि मान लो कोई मेटल है तो उसके ओर के अंदर है ना बहुत सारी इम्प्योरिटी भी होगी, तो हम उस इम्प्योरिटी को हटाते हैं हीटिंग देके, मेल्टिंग देके, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है, स्मेल्टिंग कहते हैं, SMELTING, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओर ऑफ एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम जो है वो किससे निकाला जाता है, किस ओर से निकाला जाता है, तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, बॉक्साइट, ठीक है। रेड कलर का होता है, रेडिश कलर का होता है, तो उस बॉक्साइट के अंदर से ही हीट ट्रीट करके उसको स्मेल्टिंग करके उसमें से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री जो थी वो कहाँ पर लगाई गई थी, इंडिया के अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री जो इंडिया के अंदर लगाई गई थी, सेटअप इन इंडिया की बात हो रही है यहाँ पर, तो इंडिया के अंदर लगाई गई थी, कब लगाई गई थी, चेन्नई के अंदर लगाई गई थी 1904 में। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ एनटीपीसी की फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। याद है ना कि बिल्कुल चैप्टर के एंड में एक बॉक्स दे रखा था कि ठीक है, रोल ऑफ एनटीपीसी, तो एनटीपीसी की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। लिमिटेड इसलिए लगाया क्योंकि गवर्नमेंट है, तो एनटीपीसी सिंपल है कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ओके जी। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये हमारा ऑप्शनल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ हैज़ एमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या बेंगलुरु। तो आपको पता है कि बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज़ नॉट द हैवी इंडस्ट्री। इसमें से कौन सी हैवी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल नहीं है। तो आपको पता है कि सीमेंट इंडस्ट्री, ये भी एक हैवी इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री तो है ही है। शिप बिल्डिंग, ये तो बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें शिप बनाने के लिए यूज़ होती है। कॉटन इंडस्ट्री, थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने आपको लाइट इंडस्ट्री में एग्जांपल दिया था कॉटन टेक्सटाइल का, तो जो कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो हैवी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ बाल्को याद होगा आपको, ठीक है। बाल्को की जो फुल फॉर्म होती है भारत एल्यूमिनियम कंपनी, ठीक है। एल्यूमिनियम की ही कंपनी है, एल्यूमिनियम के ओर में से एल्यूमिनियम निकाला जाता है यहाँ पर, ठीक है। ओके जी। सो नेक्स्ट की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूज लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल। कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है, मतलब कॉटन, सीमेंट, शुगर और जूट में से कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो लाइमस्टोन को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती है। देखो स्टोन लिखा हुआ है, पत्थर है, तो सीमेंट बनाने में यूज़ होगा, फिर सी बात है शुगर में, जूट में या कॉटन में हम यूज़ करके क्या करेंगे, तो सीमेंट इंडस्ट्री में ही लाइमस्टोन का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी मार्केट स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लांट। मतलब
कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है या कौन सी ऐसी एजेंसी है जो पब्लिक सेक्टर के अंदर आती है, ठीक है, स्टील के मामले में? तो हेल, सेल, टाटा स्टील या एमएनसीसी। तो सिंपल सीधी बात है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी बी, वो क्या है? पब्लिक सेक्टर है, ठीक है। ये सारी की सारी स्टील ही बनाती है, नाम से आपको पता चल ही रहा होगा। पर ठीक है, जो हमारी सेल है वही पब्लिक सेक्टर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूजेस बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल? कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें बॉक्साइट को रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है? तो आपको पता है, एल्यूमिनियम में। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के मतलब एल्यूमिनियम बनाने के लिए हम क्या करते हैं? बॉक्साइट के अंदर से एल्यूमिनियम निकालते हैं, ठीक है। तो जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री होती है उसमें बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करा जाता है, जिसके अंदर से एल्यूमिनियम निकाला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर टेलीफोन, कंप्यूटर एटसेट्रा? स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री? तो आपको पता ही, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में, तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ही ये बनाती है ये सारी की सारी टेलीफोन वगैरह, कंप्यूटर वगैरह। और अभी अभी थोड़ी देर पहले ये भी आया था कि इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 36, द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, एक्चुअल में ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस में आता है? सेकेंडरी एक्टिविटी में, ठीक है। तो 36 का आंसर होगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल जो है वो कौन सी इंडस्ट्री है? मेटल बेस्ड इंडस्ट्री है, की इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, नन ऑफ दीज? तो आपको पता है कॉटन क्या है? कॉटन जो है, कॉटन इंडस्ट्री में क्या होता है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जहाँ पर कॉटन के कपड़े बनते हैं तो कॉटन से बनते हैं, कॉटन खेतों में उगता है, तो इसलिए वो एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। ओके, मैं साथ साथ आपको कॉन्टेक्स्ट भी समझा रहा हूँ कि मान लो अगर आपका अभी 1 घंटे बाद टेस्ट है और आपने चैप्टर नहीं समझा है, तो आपको समझ आ जाए कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, जिससे अगर थोड़ा सा हेर फेर आ जाए ना क्वेश्चन में, तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। ओके जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच कंट्री इज़ द मेन इम्पोर्टर ऑफ इंडियन यान? तो इन कंट्री में से कौन सी ऐसी कंट्री है जो इंडियन यान खरीदती है? स्पेन, जापान, भूटान, नेपाल? तो मैं आपको बता दूं, जापान जो है वो लार्जेस्ट इम्पोर्टर है हमारे इंडियन यान का, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अच्छा, एक और बात यार, थोड़ा सा आगे जाने से पहले मैं बता दूं यार, क्या ना, मैंने एक न्यू चैनल बनाया है, ठीक है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं उसके अंदर जो भी अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में, आप यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, और साथ ही में आप यूट्यूब के अलावा और कैसे अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है पैसे से रिलेटेड, तो आप कैसे अर्न कर सकते हो, मैंने कैसे करा, मैं यूट्यूब के अलावा भी और प्लेटफॉर्म है जिससे अर्न करता हूं, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा उस चैनल पर, तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है जी। और भी बहुत सारी चीज़ें, कोडिंग वगैरह, और भी कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है, मतलब स्कूल से निकलने से पहले आप कैसे अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उस चैनल के अंदर। तो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाई तो मैं कुछ वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास आएगी नहीं, ठीक है, तो नोटिफिकेशन बेल दबा देना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 39 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉट प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री? तो इसमें से कौन सी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री नहीं है? प्राइवेट सेक्टर नहीं है तो पब्लिक सेक्टर बता दो। तो पब्लिक सेक्टर कौन सी है? सेल। बड़ा सिंपल है, 3-4 बार क्वेश्चन आया है अलग अलग लैंग्वेज के साथ, तो मैंने बार बार क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि अलग लैंग्वेज है, ठीक है, तो फिर बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, तो इसलिए मैंने अलग लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन लिया है। तो इसका आंसर है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डैश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील या वकांडा? तो एंड गेम देख रहा था तो इसलिए वकांडा आ गया, नाम याद तो मैंने लिख दिया बट इसका कोई लेना देना नहीं है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर शुगर केन का कौन है? आपको पता है कि लार्जेस्ट शुगर केन का जो प्रोड्यूसर है वो ब्राज़ील है, सेकंड नंबर पे इंडिया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये बताओ कि विच आर द 2 मेन फैक्टर फॉर द लोकेशन ऑफ एल्यूमिनियम इंडस्ट्री? यानी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए कौन से 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट है उसकी लोकेशन तय करने के लिए? मार्केट या लेबर, ट्रांसपोर्ट या वाटर सप्लाई, चीप एंड द रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बॉक्साइट या नन ऑफ दीज? देखो, मार्केट एंड लेबर तो सब इंडस्ट्री को चाहिए होता है, ट्रांसपोर्ट एंड वाटर सप्लाई भी सब इंडस्ट्री को चाहिए होता है, पर जो बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को ही चाहिए होता है, तो इसलिए एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए बॉक्साइट का सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर होगा सी। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विच स्टेट
आर मोर फेमस फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल। फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ लगाई गई थी? मुंबई में, महाराष्ट्र में, तो इसका आंसर है बी, ठीक है। जम्मू कश्मीर छोड़ दो, केरला छोड़ दो, असम छोड़ दो, सिंपल महाराष्ट्र, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ, क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के पास पोर्ट है, तो आपको पता है अंग्रेज वगैरह जब हमारा देश जो था अंग्रेजों का गुलाम था, तो वहीं से क्या होता था, ट्रेड होता था। तो पोर्ट के पास ही, मतलब कोस्टल लाइन के पास ही इंडस्ट्री लगाना ज़्यादा फायदेमंद रहता था, इसलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री महाराष्ट्र में यानी मुंबई में लगाई। ओके, कब लगाई थी ये पूछा था मैंने, ठीक है। तो उसका आंसर अब मेरे को बताना कौन से ईयर में, ऊपर आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन इंडिया लोकेटेड इन, मतलब जो स्टील प्लांट होते हैं इंडिया के अंदर ज़्यादातर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, वो कहाँ पर है? मालवा प्लेटो में, बुंदेलखंड प्लेटो में, मेघालय प्लेटो में, या छोटा नागपुर प्लेटो में? अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो मैंने बताया भी था, अलग से बिल्कुल समझाया भी था कि ज़्यादातर जो स्टील प्लांट है ना हमारे, वो छोटा नागपुर प्लेटो में है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर उनको, क्योंकि देखो प्लेटो में हमको जो मिनरल्स होते हैं वो तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में और जब भी ज़्यादा चीज़ें हैं जो छोटा नागपुर के अंदर अवेलेबल है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होते हैं कि बहुत सारे मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, और इसलिए ज़्यादातर जो स्टील प्लांट है वो छोटा नागपुर प्लेटो के अंदर है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आर सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड। आपको पता है, देखो मैं आपकी वीडियो में बनाऊंगा इस चैप्टर की, तो वो ज़रूर देखनी है, ठीक है। अगर बना दी होगी तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च कर लेना कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मैप वीडियो मेन पॉइंट स्टडी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, क्योंकि मैं बताता हूँ ज्योग्राफी के अंदर तो आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग चैप्टर आ रहा है तो दोस्त मैप कन्फर्म है इसी चैप्टर में से आएंगे, या लाइफलाइन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में से आएंगे। इन दोनों चैप्टर में से ही मैप आपका बनता है, ठीक है। तो इसलिए मैप इसके ज़रूर करना है आपको, और मैप 15-20 मिनट में अगर आपको 4 नंबर मिल रहे हैं फ्री के, तो क्या दिक्कत है? मैप ज़रूर देख कर जाना दोस्त, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, ठीक है, वो इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों सेटअप करे हैं? कैपिटल टू स्टार्ट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, क्या वहाँ पर कैपिटल मिलता है लोगों को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री तैयार करने के लिए? या स्किल्ड सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल मिलते हैं वहाँ पर, या नन ऑफ दीज, या सिंगल विंडो सर्विस एंड हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी टू द सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट? मैं आपको बता दूं कि जो सॉफ्टवेयर पार्क है ना, वो गवर्नमेंट ने सिर्फ इसलिए लगाए हैं ताकि जो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है ना, उनको हाई स्पीड डाटा कम्युनिकेशन मिल सके, क्योंकि भेजने के लिए, डेटा वगैरह भेजने के लिए हाई स्पीड चाहिए, तो गवर्नमेंट ने स्पेशली सॉफ्टवेयर पार्क बनाए हैं इसीलिए, ठीक है। क्योंकि अब है ना धीरे धीरे हमारी जो कंट्री है वो क्या है, टर्जरी सेक्टर की तरफ जा रही है, तो इसलिए हमने सॉफ्टवेयर की तरफ भी अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है। ओके जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय, एयर पॉल्यूशन किससे होता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं हम रिवर में डालते हैं, इसकी वजह से तो वाटर पॉल्यूशन होता है। अनवांटेड साउंड, इसकी वजह से तो नॉइस पॉल्यूशन होता है। ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर, तो ये भी एक तरह से पॉल्यूशन तो नहीं, बट मतलब एक तरह से वाटर खत्म हो रहा है ग्राउंड लेवल का, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है एयर पॉल्यूशन से। बट प्रेजेंस ऑफ हाई प्रपोर्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एटसेट्रा इन एयर, जब सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड का जब परसेंटेज होता है एयर के अंदर बढ़ जाता है, तभी एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है बी। ओके जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इन विच स्टेट इज़ द भिलाई स्टील प्लांट लोकेटेड? सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो स्टील प्लांट होते हैं ना, वो ज़्यादातर प्लेटो वाले एरिया में होते हैं, और 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, 10th में भी हमने पढ़ा है कि जो प्लेटो है वो कहाँ है, ज़्यादातर ये MP और छत्तीसगढ़ वाले एरिया में। तो महाराष्ट्र क्या मिडल एरिया में पड़ता है? नहीं। पंजाब भी नहीं, दिल्ली भी नहीं, तो छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ मार्क कर दो, सिंपल, ठीक है। प्लेटो छत्तीसगढ़ MP में ही पड़ते हैं ज़्यादातर। ओके, मुंबई तो छोड़ दो, और अपना पंजाब में तो है ही नहीं प्लेटो, दिल्ली में भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ भी होगा इसका आंसर, ठीक है। कभी कभार मान लो आपने चैप्टर नहीं समझाना, तब भी आप ऐसे क्वेश्चन का थोड़ा लॉजिकली आंसर कर सकते हो। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फुल फॉर्म ऑफ नाल्को। पिछली बार बाल्को पूछा था, इस बार नाल्को पूछा है। ये भी अपनी एल्यूमिनियम कंपनी है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रोथ ऑफ ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री इज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ, मतलब ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में कार वगैरह वाली जो व्हीकल्स वगैरह वाली जो इंडस्ट्री होती है, उनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, इसका रीज़न क्या है? इन्फ्लेशन, या पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हुआ है, लिबरलाइजेशन पॉलिसी, या रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? आपको पता है कि गवर्नमेंट 1991 में लिबरलाइजेशन पॉलिसी लाई थी, उसने बोल दिया था कि अब जो प्राइवेट कंपनी है वो भी आ सकती है इंडिया के अंदर ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में, तो इसी की वजह से ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई थी, कंपटीशन वगैरह बढ़ा था, ठीक है।
ओके अब हम बात करते हैं ट्रू और फॉल्स की। ओके सो फर्स्ट जो ट्रू एंड फॉल्स है आपका कि इंडिया प्रोड्यूस मोर आयरन एंड स्टील देन चाइना, इज़ इट ट्रू और फॉल्स? तो ये बिल्कुल फॉल्स है। एक टाइम था जब इंडिया और चाइना बराबर करते थे प्रोडक्शन स्टील एंड आयरन का, बट अब चाइना हमारे से बहुत आगे निकल चुका है, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम पीछे हैं, वो भी आपको एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो नोट्स की वीडियो देखी होगी, चैप्टर एक्सप्लेन कर रखा है जहाँ पर मैंने, तो वो आंसर भी लिख रखा है मैंने, ठीक है। क्वेश्चन आंसर के वे में भी मैंने समझाया क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं ये भी मैंने बताया आपको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। क्या इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का? द आंसर इज फॉल्स। अब आप मेरे को बताओ कि जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में शुगर केन का वो कौन है, ठीक है यार। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, दूसरों तक पहुंचाना, ठीक है। सबको बताना कि जी अब MCQ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है यार। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आप देख रहे हो तो यार वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और साथ ही मेरे दूसरे चैनल का लिंक दे रखा है, ठीक है, मैं बता ही चुका हूँ कि उसको सब्सक्राइब करना क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको सब्सक्राइब करना, ठीक है, नोटिफिकेशन बेल दबाना, क्योंकि अब मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपने मेरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपके लिए भी कुछ करूँ। तो इसलिए मैंने वो सेकंड चैनल बनाया है जिससे मैं आपको भी बता सकूँ कि आप कैसे अर्न कर सकते हो, क्योंकि बहुत बच्चों ने ट्राई भी किया, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे यूट्यूब चैनल पर मतलब बना रहे हैं, लिंक सेंड करते हैं, बट उनकी ग्रोथ नहीं होती। क्यों नहीं होती उसके बारे में बताऊँगा आपको, ठीक है। और साथ ही में यार अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। सो इसका जो आंसर है, ठीक है, बाय चांस मतलब आपको आंसर वैसे तो मैंने बता दिए हैं, ठीक है, बट फिर भी अगर PDF चाहिए हो ना तो डिस्क्रिप्शन में GP लिंक दे रखा है। GP लिंक कैसे डाउनलोड करना है, GP लिंक से नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो दे रखी है, उस वीडियो को देख कर ट्राई करना GP लिंक से नोट्स डाउनलोड करने का। ना हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर डाल सकते हो, डायरेक्टली मैंने PDF सेंड करी है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।